अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 9 में और नई इस एचआर सीरीज में आपको अगेन खुश आमदीद। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होती है? अच्छा, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन और पेरोल मैनेजमेंट, ये सारे कंपनसेशन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, इसी के अंदर इंक्लूड है, आ जाते हैं ये। तो लेक्चर आउटलाइन हमारी क्या है कि हम ये देखेंगे कंपनसेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे अंडरस्टैंड करेंगे। जॉब एवेल्युएशन क्या चीज़ है, और ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स या बेनिफिट्स क्या होते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के, कितनी किस्म की होती है कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये हम टाइप्स में देखेंगे। और पेरोल मैनेजमेंट क्या होती है और इंसेंटिव मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है, और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट में हमें। और कंपनसेशन मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट जो एग्जाम के लिए हमारे जहन में लाजमी होने चाहिए इससे। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चार प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, या चार पिलर्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन अप्लाई होते हैं। पहला एचआर प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो जो दूसरा सिस्टम, प्रोसेस, निज़ाम या पिलर कह सकते हैं एचआर का, वो है कंपनसेशन मैनेजमेंट। और कंपनसेशन का जो मीनिंग है वो है मुआवजा। जो भी वर्कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके काम के बदले में हम उसे कुछ उन्हें कुछ मुआवजा देते हैं, जो पैसे या पैसों के अलावा कुछ दूसरी चीज़ों के तबादुल में भी हो सकता है। तो उस सारे मुआवजे को, जिसमें सैलरीज और वेजेस सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसे मैनेज करने का नाम है कंपनसेशन मैनेजमेंट। और इसे एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन भी कहते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है उजरत। तो यानी जो उजरत दी जाती है एम्प्लॉयज को, उसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कंपनसेशन मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं, और ये बहुत अहम है। हर ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कंपनसेशन मैनेजमेंट इज अ सिस्टम टू एस्टेब्लिशिंग, formulating and implementing good compensation policies and practices in the organization। कंपनसेशन मैनेजमेंट एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है? एस्टेब्लिशिंग, formulating and implementing good compensation policies and practices inside the organization। इस चीज को हम कह सकते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतरीन कंपनसेशन, रेम्यूनरेशन, रिवार्ड, पेरोल की जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को एस्टेब्लिश करना, उन्हें बनाना और बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पे लागू करने का नाम है, इस पूरे सिस्टम का नाम है, इस पूरे तरीकाकार निज़ाम का नाम है कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसे कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी हम कह सकते हैं। अच्छा, जो कंपनसेशन की जाती है एम्प्लॉयज को, रेम्यूनरेशन यानी उजरत जो उन्हें दी जाती है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं? आपको पता है कि जब इंसेंटिव, बोनस, सैलरी और वेजेस मिलती हैं एम्प्लॉयज को, तो वो काम परफॉर्म करते हैं। उनके काम, अगर उन्हें सैलरीज नहीं मिलेंगी, वेजेस नहीं मिलेंगे, तो कौन हमारे पास काम करेगा? ठीक है। अगर बोनस, इंसेंटिव्स उन्हें दिए जाएंगे, तो वो काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है। जितने भी इम्प्लॉयज काम करते हैं, वो अगेंस्ट उन्हें कुछ मुआवजा देना पड़ता है, कुछ जो है वो पैसे सैलरी की मद में देने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है वो काम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम सैलरी उनकी ब्रेक कर देंगे, बंद कर देंगे, वो भाग जाएंगे सारे। और दूसरी बात यह है कि जो मनी है वो प्राइम मोटिवेटर है किसी भी काम को करने का। जितनी ज्यादा किसी को रकम दी जाएगी, वो इंसान उतना ज्यादा बेहतर वो काम को परफॉर्म करेगा। तो सारी की सारी ये चीजें हम आज पढ़ेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट में, कि इंसेंटिव, बोनसेस, सैलरी, वेजेस सारी ये वर्क कैसे करती हैं, और कंपनसेशन मैनेजमेंट पूरा जो सिस्टम है वो कैसे चलता है किसी इदारे में। ये बुक्स हैं दो, और आप इनके ये पेजेस हैं, आप यहाँ पे जाके ये देख सकते हैं कंपनसेशन और पेरोल के हवाले से। लेकिन मैंने ये कंटेंट बुक से नहीं लिया, तो ये ज़रा इजी है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये कंटेंट जो है सेलेक्ट किया है। तो कंपनसेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। कंपनसेशन रेफर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवार्ड्स गोइंग टू implies and arising from their employment। Compensation is what employees receive in exchange for their contribution to the organization।
वो कहता है कंपनसेशन रेफर करती है ऑल फॉर्म्स ऑफ पे को, जितने भी तरह की जो है किसी एम्प्लॉय को अदायगी की जाती है जिस भी मद में, किसी भी मद में, और जो उसकी वो अदायगी उसकी वहां के काम करने के नतीजे के अगेंस्ट होती है। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी सर्विसेज देता है ऑर्गेनाइजेशन में, अपना काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, काम परफॉर्म सर अंजाम देता है, उस काम के तबादले में, उस काम के एक्सचेंज में ऑर्गेनाइजेशन बदले में उसे जो है वो कुछ जो है वो मुआवजा देती है। वो मुआवजा कई किस्म का हो सकता है। उस मुआवजे का नाम जो उसे काम के बदले में मिलता है उसे कहते हैं कंपनसेशन। आगे वो कहते हैं कि एम्प्लॉइज एक्सचेंज देयर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स फॉर कंपनसेशन। यानी जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी जिस्मानी और जहनी जो सलाहियतें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। जैसे कोई सर्विसेज का बिजनेस है, जैसे आप कल को इंस्पेक्टर बनते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आप अपनी मेंटल सर्विसेज दे रहे हैं ना, दिमाग से आप वहाँ काम कर रहे हैं, फिजिकल काम तो नहीं होगा। इस तरह एक मजदूर है एक मिल में, वो फिजिकली काम कर रहा है, फिजिकली अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो मेंटल या फिजिकल सर्विसेज जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं तो बदले में वो आपकी एफर्ट्स के अगेंस्ट आपको रकम देती है। उस रकम को हम मुआवजा या कंपनसेशन या उजरत, रेम्यूनरेशन कह सकते हैं। वो कहते हैं कि कंपनसेशन जो है वो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स की एक्सचेंज का सिर्फ नाम नहीं है कि उसके बदले में आपको मुआवजा मिल जाए, बट कंपनसेशन मींस मोर देन वेज एंड सैलरीज। पैसों के अलावा भी इसका और भी बहुत ज्यादा मतलब है। इट मे इंक्लूड इंसेंटिव्स, वो कहता है कंपनसेशन में इंसेंटिव्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, दैट मोटिवेट एम्प्लॉइज एंड रिलेट लेबर कॉस्ट टू प्रोडक्टिविटी। वो कहता है कंपनसेशन सिर्फ उस सैलरी और वेज का नाम नहीं है, उस दिहाड़ी और जो मंथली आपको सैलरी मिलती है उसका नाम नहीं है कि वो आपको मिल गई वो कंपनसेशन कहलाएगी। बल्कि कंपनसेशन में और भी बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे रिवार्ड हो गए, बेनिफिट हो गए, सैलरीज हो गई, सॉरी सैलरीज कह रहा हूँ, रिवार्ड्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए, पर्क्स हो गए, प्रिविलेजेस हो गए, हाउसिंग बेनिफिट्स हो गए, और बहुत सारे जो हम आगे जाके हम देखेंगे। आगे वो कहते हैं कंपनसेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज कैन डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी। कंपनसेशन जो है वो पैसों की सूरत में भी हो सकती है, और इनडायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नोन एज परक। कंपनसेशन जो है वो पैसे भी की सूरत में भी आपको दी जा सकती है, और पैसों के अलावा कुछ दूसरे बेनिफिट्स की सूरत में भी आपको दी जा सकती है, जिसे हम परक्स कहते हैं। Compensation does not include only salary, but it is the sum total of all rewards and allowances provided to the employees in return for their services। ये कंप्लीट कर रहा है पूरी कंपनसेशन के की डेफिनेशन को, उसके एरिया को। वो कहता है कंपनसेशन सिर्फ सैलरी नहीं होती, बल्कि ये मजमुआ होता है उन तमाम रिवार्ड्स का और अलाउंसेस का। ये अलाउंसेस आपने टैक्स में भी पढ़े थे। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज, जो किसी भी मुलाजिम को दिए जाते हैं जो वहाँ उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट, खिदमात के बदले में जो वो ऑर्गेनाइजेशन को मुहैया करता है। तो इस चीज़ों को सारी की सारी को मैनेज करने का नाम है कंपनसेशन मैनेजमेंट। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों एम्प्लॉइज होते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें लाखों एम्प्लॉइज होते हैं। तो हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअली कंपनसेशन मैनेज करना, उसका खातों का, उसकी पेरोल्स का, सैलरीज का, रिवार्ड्स का, इंसेंटिव का हिसाब करना, और सही टाइम पे उसकी सैलरीज उसे ट्रांसफर करना, ये सारे का सारा नाम है कंपनसेशन मैनेजमेंट। अच्छा, कंपनसेशन कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन क्या है, मतलब कंपनसेशन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सिर्फ सैलरी और वेज नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो वेज और सैलरी होती है कंपनसेशन में, जो हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। इंसेंटिव, वेज कहते हैं दिहाड़ी को, जो आवरली आपको मिलती है। मतलब जैसे एक मजदूर काम करता है, वो घंटों पे घंटों का उसका हिसाब होता है। अगर 8 घंटे काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा, तो उसे पर आवर या पर 6 आवर उसे इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन जो सैलरी होती है वो मंथली हो सकती है या एनुअली हो सकती है, जिसमें उसे मंथली जो है वो एक फिक्स अमाउंट मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बगैर इसके कि उसके घंटे तय हुए। चाहे बस उसने काम वो पूरा करना है। हर रोज उसमें घंटों का हिसाब नहीं होता, एक मिनिमम घंटे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी एक्सीड कर सकते हैं। तो सैलरी जो मंथली या एनुअली मिलती है उसमें आवरली हिसाब नहीं होता, लेकिन वेज जो है वो दिहाड़ी होती है, जिससे घंटों में मैयर किया जाता है, जो किसी मजदूरों वगैरह को, जो लेबर होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खास तौर पे, वहां पे ये दी जाती है। आगे कहते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स आर आल्सो कॉल्ड पेमेंट बाय रिजल्ट्स। इंसेंटिव आल्सो कॉल्ड पेमेंट बाय रिजल्ट्स।
यानी इंसेंटिव आपको जो है ना वो बाउंड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है किसी रिजल्ट के साथ। जैसे एक एक मार्केटिंग वाला बंदा है, उसे ये कहा जाता है कि अगर आप एक दिन में एक 100 जो है वो चीजें सेल कर देंगे, प्रोडक्ट सेल कर देंगे, तो फिर आपको 1,000 रुपया इंसेंटिव के तौर पे एडिशनल मिलेगा। अगर आप 99 चीजें सेल करेंगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो इसलिए टारगेट बेस कर दिया जाता है कि अगर आप ये टारगेट अचीव करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ इजाफी रकम दी जाएगी जो रिजल्ट के साथ जुड़ जाती है। तो उसे कहते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव आर पेड इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरीज। जैसे एक मजदूर है, उसे कह दिया जाता है कि आपकी जो फिक्स एक दिन की मजदूरी है, कि आप एक जैसे कपड़ों की जो है वो इंडस्ट्री है, तो उसमें कहते हैं कि आप एक दिन में अगर 100 सूट सिलाई करेंगे तो फिर आपको जो है वो आपकी फिक्स मजदूरी है 1,000 रुपया। लेकिन अगर आप जो है वो 120 सिलाई कर लेंगे, एडिशनली 20 सिलाई करेंगे, तो आपको जो है वो 200 रुपया इजाफी दिया जाएगा। तो ये हो गया इंसेंटिव। तो आगे कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। फ्रिंज इंसेंटिव के अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स होते हैं, उन्हें फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। इनमें ये शामिल होते हैं चीज़ें जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेविटी, मेडिकल केयर। आप बीमार हो जाते हैं तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी मेडिकल का खर्चा उठाती है। हॉस्पिटल में आपको कोई एक्सीडेंट वाला वगैरह हो जाता है तो उसके जो पैसे हैं वो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अदा करती है। हेल्थ और ग्रुप इंश्योरेंस होगी, या आपको खाना वगैरह अगर प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से। ये जो बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, इन बेनिफिट्स को कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। प्रेकोजिट्स ये आपने टैक्स में बहुत डिटेल से पढ़ी हैं। कंपनी जो है खास आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जेक्टिव लोग होते हैं, जो ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं, जैसे उन्हें कंपनीज, या जैसे पाकिस्तान में सरकारी इदारे भी जो ऑफिसर्स को गाड़ियाँ वगैरह देते हैं। फिर डिफरेंट उन्हें क्लब्स की मेंबरशिप्स वगैरह देते हैं, जिसमें जिम्स हो गए, बाकी जगह होगी। उसके बाद पेड हॉलीडेज जब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि साल बाद आप छुट्टियों पे चले जाएं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। घर फर्निश आपको मुहैया किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रेक्विजिट्स में। तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे प्रेक्विजिट हो, फ्रिंज बेनिफिट हो, इंसेंटिव्स हो, वेज और सैलरी हो, कंपनसेशन का ही हिस्सा है। कंपनसेशन के ही कंपोनेंट्स हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। आगे हम पढ़ते हैं जॉब एवेल्युएशन। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी जॉब जो है उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए? मतलब उसका, उसे जो है वो मेजर कैसे किया जाए कि जैसे एक इंस्पेक्टर है एफबीआर में, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्लर्क की कितनी होनी चाहिए, एक जो गेट पे खड़ा है गार्ड उसकी कितनी होनी चाहिए, और एक जो डिप्टी कमिश्नर है, या एक एक जो है वो कमिश्नर है, एक चेयरमैन है, एक मेंबर है, उसकी सैलरी कैसे कितनी होनी चाहिए? तो ये हम तय कैसे करते हैं कि उस पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो कैसे मेजरमेंट की जाए कि उसे वो कंपनसेट किया जाए उसके काम के बदले में? तो ये चीज होती है जॉब एवेल्युएशन में। एवेल्युएट करते हैं हम यहाँ पे। एवेल्युएट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। हम जॉब एवेल्युएशन एक सिस्टम है, या इसे कह सकते हैं इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू वर्थ ऑफ ए जॉब विद अदर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब एवेल्युएशन एक अंदाजा लगाने का एक तरीकाकार है, एक सिस्टम है, जिसमें हम ये तय करते हैं कि एक खास जॉब की, एक स्पेसिफिक जॉब की उस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जॉब के मुकाबले में कितनी वर्थ है या वैल्यू है, और उसे कितनी जो है वो पे या सैलरी मिलनी चाहिए। उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग कर सकते हैं, या उसे जैसे स्केल्स होते हैं सरकारी इदारों में, ग्रेड्स होते हैं। तो बीपीएस 15 यानी बेसिक पे स्केल 15, बीपीएस 17, पे स्केल 17। तो वो ये सारी चीजें वो कहाँ से उन्होंने एक मेयर की, वो जॉब एवेल्युएशन के जरिए ही उन्होंने ग्रेडिंग की है। व्हाट इज जॉब एवेल्युएशन? एक दूसरी डेफिनेशन भी है। जॉब एवेल्युएशन एम टू प्रोवाइड दिस इक्विटी। जॉब एवेल्युएशन का मकसद होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मसावात को बरकरार रखा जाए, एंड कंसिस्टेंसी बाय डिफाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो यानी जो डिफरेंट जॉब्स हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी वर्थ क्या है एक दूसरे के मुकाबले में, उनकी क्या मतलब रैंकिंग है in the term of financial benefit. Job evaluation is the process of determining the relative worth of different categories of jobs by analyzing their responsibilities and consequently fixation on their remuneration. जॉब एवेल्युएशन में ही हम सारा देखते हैं कि एक जो जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस कैटेगरी में वो फाल करती है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैटेगरी और वर्क के लिहाज से हम एवेलुएट करते हैं, उसे जज करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि इसकी सैलरी की फिक्सेशन या रेम्यूनरेशन की फिक्सेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे अब अगर सरकारी मुलाज इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सरकारी मुलाजमतें हैं जितनी भी हैं, तो सारे हैं तो हुकूमत के मुलाजिम ना, इन्हें सिविल सर्वेंट्स कह लें, यानी अवाम के सर्वेंट्स, यानी अवाम के मुलाजिम या खिदमतगार, या गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकार के मुलाजिम, सरकार के खिदमतगार। तो चाहे चेयरमैन एफबीआर है, चाहे कि इंस्पेक्टर है, चाहे क्लर्क है तो सारी सर्वेंट्स। बल्कि जो बड़ा इंसान है, जो चेयरमैन है, वो बड़ा सर्वेंट है, वो बड़ा गुलाम है, बड़ा खिदमतगार है, बड़ा मुलाजिम है। और जो छोटा है वो छोटा सर्वेंट है। तो हैं तो सारे के सारे सर्वेंट, तो जो सर्वेंट्स हैं, तो इस तरह से तो उनकी जो है वो फिर यहाँ पे जॉब एवेल्युएशन के जरिए उन सर्वेंट्स की जो है वो रैंकिंग की जाती है कि जो बड़ा सर्वेंट है, जैसे बेसिक बेसिक जो हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे बेसिक पे स्केल्स हैं, जो 1 स्केल से लेकर 22 तक हैं। जो BPS 22 होगा वो सबसे बड़ा सर्वेंट होगा, वो डायरेक्ट किसी वजीर के अंडर आएगा। और जो BPS 1 होगा वो सबसे छोटा सर्वेंट होगा। सर्वेंट्स की इस तरह जो फाइनेंशियल उन्हें सैलरी देने की मद में रैंकिंग की गई है। मतलब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, है सारे सर्वेंट हैं सारे बराबर, गुलाम सारी बराबर हैं, लेकिन जब उन्हें सैलरी देने की बात आती है तो सैलरी के लिए जो है वो उनकी जो है वो ग्रेडिंग की गई है 1 से लेकर 22 तक। तो चाहे छोटा मुलाजिम है, बड़ा मुलाजिम है वो मुलाजिम ही है, वो गुलाम ही सरकार का। वैसे वैल्यू में जो है वो, इज्जत में, हर चीज में वो सारे जो है वो बराबर हैं। लेकिन सिर्फ सैलरीज में जो है उनकी ग्रेडिंग की गई है 1 से लेकर 22वें स्केल तक। इसलिए हर बंदे की इज्जत, वैल्यू, वर्थ, डिग्निटी और अजमत बराबर है, और वो सारे ही जो है वो मुलाजिम हैं अवाम के या हुकूमत के। तो ये सारा तय होता है, डिटर्मिनेशन होती है जॉब एवेल्युएशन में। एवेल्युएशन लफ्ज से ही आपको इसका मतलब पता चल जाता है, अंदाजा लगाना। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगा आज के सेशन में कि जो अपना पर्सपेक्टिव है ना वो थोड़ा सा बदलें। अपना जो नजरिया है ना वो चेंज करें। कहते हैं कि डॉक्टर आपकी नजर का तो इलाज कर सकता है लेकिन आपके नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। तो दुनिया को या चीजों को देखने के लिए, जैसे अभी खास तौर पे हम ये FPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो चीजों को देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा आप चेंज करें, तो फिर मुमकिनात भी बदल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपके नज़रिए को तो जो है वो बदलने की के लिए कुछ रिकमेंडेशन दूंगा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन सेशंस के बाद जो हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, चीज़ों का देखने का पूरा अपना तरीका बदल लें, खास तौर पे HRM के सब्जेक्ट में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है कि क्या होती है कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब हम नजरिया अपना कैसे बदलेंगे क्वेश्चंस को लेके। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी और विश भी है दिल की कि आप का जो पर्सपेक्टिव है ना, जो आपका जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने का तरीका बदले। कोई भी क्वेश्चन आपके पास सामने आ जाए, इस तरह मैं आपको इस काबिल करना चाहता हूँ कि आप उसे हर तरीके से, हर एंगल से उसे अटेम्प्ट कर पाएं, उसे मोल्ड करें, रिफॉर्म करें, चेंज करें। ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी, तो आज उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कंपनसेशन, और हमने कहा कंपनसेशन को मैनेज करने का नाम है कंपनसेशन मैनेजमेंट। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब हम रट्टा नहीं लगाएंगे, पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे पॉइंट्स। तो आपसे कहा जाए पेपर में कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के, या कंपनसेशन के क्या मकसद हैं। तो पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उर्दू में जैसे सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्टिव को मकसद कहा जाता है। अब आप यहाँ से छोड़ दें इस बुक को, यहाँ से सोचें कि कोई भी कंपनी है पाकिस्तान या दुनिया में, वो अपने लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें सैलरीज क्यों देती है, मकसद क्या है उनका। ठीक है, क्या उनका मकसद है, इसी यही मकसद है ना कि जो इम्प्लाइज वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो काम अच्छे से करते रहें, वो उन्हें रिटेन किया जा सके। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन 2-3 महीने सैलरी नहीं देगी तो वो भाग जाएंगे।
तो पहला मकसद ये हो गया कि एम्प्लॉयज को हमने रिटेन करना है जो एग्जिस्टिंग है, काम कर रहे हैं। वरना अब 6 महीने जरा ना देख के देखें एम्प्लॉयज को सैलरी, देखें फिर कैसे वो लॉयल रहते हैं आपके साथ, वो तो भाग जाएंगे। ठीक है, तो पहला ये हमारा मकसद हो गया। तो इस तरह जो, अगर हम अच्छी सैलरीज देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इम्पैक्ट पड़ेगा बाहर लोगों पे के ऊपर, मार्केट में। लोग सोचेंगे, लोगों का एक सोच होगी, जैसे बड़ी कंपनीज है मल्टीनेशनल, उनके बारे में सोच होती है कि यार ये सैलरीज बहुत अच्छी देती हैं। जैसे जैसे हायर होगी, मोबिलिंक होगी, या फिर जो पेप्सी कोक होगी, यूनिलीवर होगी। तो लोग सोचते हैं ना, एक जब उनके सामने यूनिलीवर आता है वो कहता है ओह, पेप्सी कोक होगी, वाह ये तो बहुत अच्छी सैलरीज देंगे, वहाँ हमने जॉब करना है। तो यानी अच्छी सैलरीज का या अच्छे कंपनसेशन मैनेजमेंट का क्या मकसद हुआ? पहला, कि पुराने एम्प्लॉयज को रोका जाए ताकि वो छोड़ के ना जाएं। दूसरा, नए टैलेंट को जो है, नए एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जा सके कि वो हमारे पास आ सकें। और कंपनसेशन जो है वो, इसीलिए भी उसका ये भी मकसद होता है कि जो इंसाफ है, इंसाफ के तकाजों को पूरा करके जो है वो, इंसाफ पर मबनी जो है वो, एम्प्लॉयज को उनकी जितना उन्होंने काम किया उनकी उतनी ही उनको मुआवजा दिया जाए। अगर एक बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उसे ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये कंपनसेशन का अच्छे कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम का ये मकसद हो सकता है। अब हम मकसद खुद से तय कर रहे हैं कि एक अच्छा किसी, और जैसे एफबीआर है, अगर एफबीआर में एक मुलाजिम बहुत अच्छा काम करता है तो उसे कंपनसेट भी अच्छा किया जाना चाहिए ना। यानी उससे इंसाफ, कंपनसेशन का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो जस्टिस भी हो सकता है कि मेंटेन किया जाए इंसाफ को। ठीक है, तो ये मैंने सारे जो अभी बोले यहाँ पे आपके सामने लिख भी दिए, कि अट्रैक्ट करें हम न्यू एम्प्लॉयज को, रिटेन करें पुराने मुलाजमों को, और इंसाफ को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर सबको जिस जिस मुलाजिम ने जितना काम किया उसे इंसाफ के साथ उतना कंपनसेट किया जाएगा पैसों या सैलरीज के मद में। तो ये मकसद है हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट को लागू करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और कंपनसेशन मैनेजमेंट जब होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे से होगी, तो हम तमाम जितने भी कंट्री के लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल लॉज हैं, वो भी फॉलो उन्हें कर सकते हैं। ये भी हमारा मकसद हो सकता है कि हमारा जो कंपनसेशन मैनेजमेंट हमने अप्लाई किया हुआ है इस कंपनी में, इसका ये भी मकसद है कि मुल्क के जितने भी कौमी और बैनुल अक़वामी कवानीन हैं वेज और सैलरी से रिलेटेड, हम उनको भी इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें। तो ये भी हमारा मकसद हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हुकूमत ने मिनिमम वेज जो है मुकर्रर की हुई है 18,000 या 20,000, या पंजाब हुकूमत की आई थिंक 25,000 है, मुझे सही नहीं पता। तो इस तरह कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसका अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम का ये मेन मकसद ये भी होगा कि कंट्री के तमाम लॉज को वो फॉलो करे। तो इस तरह से आप, मतलब जब ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है तो सबसे पहले आपने सोचना है कि ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, मकसद को कहते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट क्यों की जानी चाहिए, उसके मकसद क्या है, तो आप वो मकसद खुद लिखेंगे, बजाय कि आप यहाँ 10-10 मकसदों के पॉइंट याद करें। तो इसलिए चीज़ों को देखने का तरीका बदलें आपसे। अच्छा, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम, के कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है या अहमियत क्या है। तो अब अगर आपको इसके पॉइंट्स नहीं याद, आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ, तो आप तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट में चाहे आपने जो पीछे वाले मकसद पढ़े हुए हैं उन्हीं का, ये चारों का आपको कॉन्सेप्ट जहन में है, तो आप इन्हीं को मोल्ड करके, इन्हीं को चेंज करके जो है वो दूसरे सवाल का भी जवाब बना सकते हैं, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस का। आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वो आंसर कैसे करेंगे, जैसे कि हम आ जाते हैं, मैंने पिछली स्लाइड वाले को ही लेके थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में कि कंपनसेशन का मकसद है, कंपनसेशन मैनेजमेंट का मकसद है कि नए एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन जब हम इम्पोर्टेंस में आए, और हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था कंपनसेशन मैनेजमेंट का मकसद है पुराने एम्प्लॉयज को रिटेन किया जाए। और मैंने ये अभी पढ़ाया आपको कि जस्टिस को मेंटेन किया जाए, कंपनसेशन मैनेजमेंट का ये भी मतलब होता है।
और जो कंट्री के लॉज हैं उन्हें भी फुलफिल किया जाए, ये भी मकसद होता है। लेकिन पेपर में अब जो सवाल आया है वो मकसद नहीं है, वो है इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं। अहमियत क्या है कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम की किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस सवाल को अटेम्प्ट अब हमने कैसे करना है, तो हमने वही जो ऊपर वाले हमें याद थे असूल, ये वाले जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, उन्हें उनके साथ थोड़ी सी अटैचमेंट्स कर देनी है, एडिशंस कर देनी है, उन्हें ही बदल देना है। जैसे वो पूछ रहा है ना इम्पोर्टेंस, तो हमने यहाँ पे लिख देना है ऊपर वाले असूलों को ही। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट न्यू एम्प्लॉइज। कंपनसेशन मैनेजमेंट का ये पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये इतना अहम है कि यहाँ पे कि हम इसके जरिए नए एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी मैंने इंपॉर्टेंस लिख दी कि कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए हाईली इंपॉर्टेंट है कि हम पुराने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकें। देखें, उसी चीजों को रीशेप करने से हमारा ये अटेम्प्ट हो रहा है इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ पे तीसरे पे जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनसेशन मैनेजमेंट का मकसद है जस्टिस को मेंटेन करना, तो इसे मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा पीछे इसके एडिशन कर दी। मैंने लिख दिया कि कंपनसेशन मैनेजमेंट इट प्लेज सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन जस्टिस एंड इक्विटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और फिर मैंने चौथे नंबर पे लिख दिया कि कंपनसेशन मैनेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉलो लीगल लॉज एंड रिक्वायरमेंट्स। कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है वो मैंने इंपॉर्टेंस जो है वो पीछे सिर्फ इंपॉर्टेंट का वर्ड या कुछ चेंजिंग मिलता जुलता सेंटेंस जो है मैंने लिखा, और पहले वाले पॉइंट्स वही थे और मकसद वाले ऑब्जेक्टिव्स वाले, और उन्हें मैंने रीमोल्ड करके रीशेप करके ये हमारे पूरे सवाल का आंसर बन गया। तो मेरी विश ये है कि इस तरह से आपके पास जो जहन में पॉइंट्स हों, जब ऑब्जेक्टिव्स की बात आए, मकसद की बात आए, तो वही चीजें आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख दें। और जब इंपॉर्टेंस की बात आए तो वही चीजें आप अटैचमेंट, रीअटैचमेंट, एडिशन, डिलीशन कुछ करके चीजों की वही चीजें इंपॉर्टेंस में कर दें, उनकी इंपॉर्टेंस गिनवा दें कि ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जस्टिस को मेंटेन करती है, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में मदद देती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नए एम्प्लॉयज को जो है वो अट्रैक्ट किया जाए, पुरानों को जो है वो रखा जाए बांध के, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से आपने चीजों को देखना है, लेके चलना है। अच्छा, अब इसे गौर से देखें यहाँ से। अब पेपर में एक और चीज आ जाती है, इंपॉर्टेंस भी नहीं आती। वहां पे आपसे पूछा जाता है कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है उसके प्रिंसिपल्स बताएं। कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं या होते हैं। अब आपको तो याद थी उसकी ऑब्जेक्टिव्स, या आपको याद थी उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, अब वो पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो इसे आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। जैसे हमने हमने पिछली ही चीजों को रीशेप करना है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे वो कह रहा है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट के असूल या प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, तो हम खुद अपने से कुछ असूल बना लेंगे पिछलों को जहन में रखते हुए। हम कहेंगे कि कंपनसेशन के जो असूल हैं वो जस्टिस और इक्विटी, मसावात पे जो है वो बेस होने चाहिए। यानी कि जस्टिस, जैसे हमने पीछे देखा है कि इक्विटी एंड जस्टिस को मेंटेन किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका ये मकसद है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे रीशेप कर देंगे, हम कहेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंसाफ और मसावात पे मबनी होने चाहिए। और कंपनसेशन के जो प्रिंसिपल्स लागू होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मुल्क के जितने भी कवानीन हैं उन्हें भी जो है वो उन्हें भी फॉलो करें, फुलफिल ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, उन्हें भी ये जो इस तरह असूल लागू होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो इम्प्लाइज हैं उनके जो हकूक हैं, जो राइट्स हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करें वो प्रिंसिपल्स, वो असूल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लागू हैं। अच्छा, यहाँ पे छोड़ दें, आप इस चीज को छोड़ दें। ये जो नीचे असूल लिखे हुए हैं आप वैसे खुद से सोचें कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अ, उसमें कंपनसेशन के जो है वो प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो आपकी विश क्या है कि वहां पे उसके असूल क्या होने चाहिए। पहला असूल तो ये होना चाहिए ना कि मैं वहां पे जितना काम करूं उस काम के बदले में मुझे इंसाफ के साथ उतना ही उसकी अर्निंग मिले, सैलरी की सूरत में। ठीक है, ये हमारे जहन में आता है। और फिर मुझे वहां पे मेरी डिग्निटी हो,
मतलब मेरी जितनी वर्थ है काम की, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो, मुझे अगर मैं ज्यादा काम करूँ तो जो मुझे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिले, और जो मेरे राइट्स हैं उन जो जो मेरे जो फाइनेंशियल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें रखी हुई हैं कि जो इम्प्लाइज के फाइनेंशियल राइट्स हैं, या इम्प्लाइज राइट मैंने लिख दिया गलती से, ये फाइनेंशियल राइट्स है, मतलब जितना वो काम करता है तो उनकी प्रोटेक्शन हो। इस तरह के कंपनसेशन मैनेजमेंट के असूल होने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो जस्टिस और इक्विटी पे बेस होने चाहिए। ठीक है। और कंट्री की जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें वो फुलफिल करने चाहिए, जैसे कि मैंने मिनिमम वेज का आपको बताया। तो इस तरह से असूल जो हैं आप खुद भी तय कर सकते हैं पिछली चीजों को देखते हुए जो ऊपर हमने देखी हैं। ये उन्हीं से लिया गया है, जस्टिस और इक्विटी उधर से ही है, इम्प्लाइज राइट जो है वो ये आप खुद से लिख सकते हैं, और लीगल रिक्वायरमेंट भी ऊपर से ही जो है वो, ये दो आपके पॉइंट्स तो यहीं से बन गए। तो इस तरह से अब आपके आपके पास पेपर में इंपॉर्टेंस आ जाए, प्रिंसिपल्स आ जाएं, या फिर ऑब्जेक्टिव्स आ जाएं, तो इस तरह से आपने अपने प्रिस्पेक्टिव को बदलना है प्लीज। और आपने इस तरीके से चीज़ों को मोल्ड करके रीशेप करके हर चीज़ का आपने आंसर करना है। लेकिन इसके लिए आपको ये जहन में होना चाहिए कि मकसद मकसद का मतलब क्या है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी मकसद, उसे क्या मतलब है, प्रिंसिपल किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या चीज होती है। अब ये सोचे ना कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनसेशन मैनेजमेंट के कोई असूल ही नहीं है, वहाँ सैलरी देने का कोई तरीका ही नहीं है, मतलब कोई वे ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, जैसे मालिक का दिल करता है महीने बाद किसी को 10,000 दे देता, किसी को 15,000, तो इट्स मीन उसके कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है। वहां पे अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता तो वो हाईली इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि उससे सही टाइम पे एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती, एम्प्लॉइज वहां पे बने रहते, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होते। ये उसकी अहमियत थी। तो हर चीज की अहमियत तब होती है, पता चलती है, जब वो चीज वहां पे अप्लाई ना हो। तो इस तरह से आपने जहन में चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब पेपर में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है एचआर का, जो निज़ाम है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अब जो अप्लाई होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब आपने तो ऊपर पढ़ा है मकसद, ठीक है, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, लेकिन बेनिफिट्स के तो पॉइंट्स आपने नहीं पढ़े। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट तरीके से लफ्जों के साथ क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने पहले उसे ब्रेक करना है उस क्वेश्चन को, फिर आपने अंडरस्टैंड करना है उस लफ्ज को, उस टर्म को, फिर वहां पे जितना आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे लेते हुए आपने उसे लिखते जाना है। जैसा भी आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, लेकिन पॉइंट्स को पहले आपने पकड़ना है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी, ये मैं उन्हीं में से बेनिफिट्स बना रहा हूँ कि अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा, तो इम्प्लाई, अगर अच्छा सिस्टम लागू होगा तो इम्प्लाई खुश होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंसाफ पर मबनी है। जैसे ये सरकारी इदारों में डॉक्टर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, हड़तालें करते हैं अक्सर, क्योंकि वहां पे वो ये उनका ये क्लेम होता है कि इस हमारी सरकारी इदारे में, डिपार्टमेंट में इंसाफ पर मबनी असूल नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरीज है और उनके एम्प्लॉयज खुश हैं। क्यों खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि वहाँ पे जो कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, या कंपनसेशन का जो स्ट्रक्चर है, यानी मुआवजा देने का जो निज़ाम है, वो इंसाफ पर मबनी है। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खून चूसती है एम्प्लॉइज का, वहाँ मुआवजा देने का जो जो तरीकाकार है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। तो इसलिए हम बेनिफिट्स में ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय खुश होंगे जब वहां पे मुआवजा देने का जो निज़ाम होगा इंसाफ पर मबनी होगा, जिसे कंपनसेशन मैनेजमेंट कहते हैं, मुआवजा देने का निज़ाम। दूसरा हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा। कब परफॉर्म करेगा बेहतरीन, जब वो बेहतरीन कंपनसेशन लेगा। जैसे हायर कंपनसेशन कंपनसेशन जब लेगा, हायर जब जो है वो पैसे लेगा, सैलरी, रिवार्ड, रेमुनरेशन, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम को भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में कंपनसेशन मैनेजमेंट का।
ठीक है। कंपनसेशन मैनेजमेंट मींस मुआवजा देने का निजाम। तीसरा हम कहते हैं एम्प्लॉय विल बी रिटेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तीसरा फायदा ये होता है एक अच्छे कंपनसेशन मैनेजमेंट मुआवजा देने के निज़ाम को लागू करने का कि एम्प्लॉय लंबे अरसे तक उस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहता है। when they will get good compensation and their rights will be protected under organization principles based on justice and equity। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ से देखें मैंने खुद ही सेंटेंस बना लिया, इस तरह आप भी जितने मर्जी जिस शक्ल में मर्जी बना लें, तो फायदे जितने मर्जी आप लिखते जाएं खुद से कि जी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंसाफ का निज़ाम है, एम्प्लॉयज को उनकी काम और जो है वो वर्किंग आवर्स के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है, तो इट्स मीन वहाँ का जो कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही बेनिफिशियल है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के हवाले से, उनकी लॉयल्टी के हवाले से, उनकी रिटेंशन के हवाले से, उनकी खुशी के हवाले से। वो ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो प्यार करते हैं, वो लंबे अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करना चाहते हैं। तो इसी तरह जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लंबे अरसे तक या अंटिल दी डेथ तक लोग इसीलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो मुआवजा देने का निज़ाम जो है हुकूमत का वो बहुत अच्छा है। उन्हें सैलरीज महीने की महीने मिलती रहनी है, उन्हें जो है वो अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए, वो बेनिफिट्स भी मिलने हैं। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए अब लोग भागते हैं, वहाँ का कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम ही अच्छा नहीं होता, मुआवजा देने के निज़ाम ही अच्छे नहीं है। जब आप आपकी हेल्थ खराब हुई तो वो आपको निकाल बाहर करेंगे, आपको छोड़ देगी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ बहुत मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होती हैं जो आपको जिंदगी भर में, जैसे बाटा होगी इस तरह की, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ते। तो ये हैं जी इतने सारे फायदे जो आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपको इन पॉइंट्स को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के बाद मेरी ये विषय है कि असूल, फायदे, मकासिद और इम्पोर्टेंस, ये सारी की सारी चीजें आप खुद लिख पाएं आइंदा से, इनको रट्टा ना लगाएं। ये एक ही सारी चीजें होती हैं, सिर्फ लफ्जों का मुतबादल आपको तलाश करके जोड़ना होता है, सिंपल। तो अब हम आते हैं फाइनली वापस कंपनसेशन मैनेजमेंट के ऊपर कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो दो तरह की टाइप्स होती हैं कंपनसेशन मैनेज कंपनसेशन की। पहली जो टाइप होती है वो होती है डायरेक्ट कंपनसेशन और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। अब डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है? डायरेक्ट कंपनसेशन रेफर टू मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी कहते हैं मनी को, offered and provided to employees in return of the services they provided to organization। यानी जो भी एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दे रहा है तो बदले में ऑर्गेनाइजेशन उसे पैसों की सूरत में मुआवजा दे देती है, ये होगी डायरेक्ट कंपनसेशन। और इनडायरेक्ट कंपनसेशन में वो कहते हैं रेफर टू नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफर्ड एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इन ल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू टू दी ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन मनी के अलावा किसी भी दूसरी सूरत में इम्प्लाइज को जो चीजें ऑर्गेनाइजेशन बदले में देती है मुआवजे के तौर पे, पैसों के अलावा कोई भी दूसरी चीज, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। उनमें शामिल हो सकती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपको जो है वो, ऑर्गेनाइजेशन की लीव पॉलिसी है कि आप छुट्टी पे जा सकते हैं। उसके अलावा कार पॉलिसी या ऑर्गेनाइजेशन कोई गाड़ी वगैरह दे देती है एम्प्लॉय को। ओवर टाइम पॉलिसी है, ओवर टाइम में अगर ओवर और एम्प्लॉय जो है वो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे खाना खाना वगैरह देती है ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये मतलब है, ये ध्यान में रखिए। उसे खाना वगैरह, फूड वगैरह, पिक एंड ड्रॉप दे देती है। उसके बाद कोई लीव ट्रैवल असिस्टेंस दे देती है कि आप जाएं इस मुल्क में या इस शहर में जाएं, इतने दिन का फैमिली के साथ टूर कराएं। तो कोई रिटायरमेंट पे बेनिफिट्स आपको दे दिए जाते हैं, या मुश्त या कुछ और चीज़ें दे दी जाती हैं, पेंशन दे दी जाती है, हॉलीडे होम्स, आप घर जाएं, जो एम्प्लॉयज घर से बाहर होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं अपनी फैमिली से दूर, ऑर्गेनाइजेशन उनकी टिकट वगैरह करवा के सारे अरेंजमेंट्स कर देती है कि जाएं अपने घर वालों को मिलाएं, इतने दिन की छुट्टियां भी दे देती है। तो ये सारे वो बेनिफिट हैं, वो सैलरी के अलावा ऑर्गेनाइजेशन आपको इस मद में देती है, तो ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन। और जो सैलरी और जो पैसों की मद में डायरेक्टली दिए जाए इन दी फॉर्म ऑफ मनी, वो कहलाते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन। तो ये जरा डायग्राम है, इसमें काफी सारी चीजें दी हुई हैं डायरेक्ट कंपनसेशन का जो हिस्सा है। जैसे कि मेडिकल रीइंबर्समेंट होगी, मेडिकल वगैरह के आपके बिल वगैरह जो है वो रीइंबर्स हो जाती हैं, आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। आप
इलाज वगैरह करवाते हैं, बिल बिल जमा करवा देते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो बदले में डिपार्टमेंट फिर आपको जो है वो उन बिल को कैश करके आपको पेमेंट दे देता है। कुछ स्पेशल अलाउंसेस आपको उस मद में कुछ रकम मिल जाती है, बोनस की मद में आपको रकम मिल जाती है, और आपको जो है वो पेड लीव्स मिल जाती हैं। जब आप कोई ट्रैवल कर रहे हो तो उस ट्रैवल का छुट्टियों पे जा रहे हो और किसी जगह टूर कर रहे हो तो आपको पैसे दे दिए जाते हैं कि ये ले 3 लाख रुपए आपका बजट है, इस 3 लाख में कहीं भी घूम आए। कन्वेंस की मद में आपको अलाउंस वगैरह मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। घर घर आपका अपना नहीं है, किराए का है, तो आपको जो रेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन दे देती है कैश की सूरत में, फिर आप उसे आगे दे सकते हैं। तो इस तरह बेसिक सैलरी, ये सारे के सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट कंपनसेशन का पार्ट, मतलब इसका कंपोनेंट। डायरेक्ट कंपनसेशन में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ये और ये सारी की सारी कैश में होती हैं। स्पेशल अलाउंस मिलेगा कैश में, बोनस कैश, सारी चीज़ें आपको कैश में मिलेंगी। ठीक है, और कैश में मिलेंगी। जो चीज़ें कैश में ना हो वो आती हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन में। इनकी आगे डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो आगे जाके आप फिर खुद पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स डिफरेंट स्लाइड्स में है, तो फिर आप इसे देख लीजिएगा। इनडायरेक्ट कंपनसेशन जैसे मैंने ऐसे बताया कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो पैसों की सूरत में आपको नहीं दिए जाते, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इन लीव ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो उसने ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दी हैं उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन कुछ उसे जो है वो बेनिफिट दे देती है, लेकिन वो कैश की मद में नहीं होते, किसी और मद में होते हैं, तो वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में ये चीजें आ जाती है जैसे कंपनी एम्प्लाई की इंश्योरेंस जो है उसका खर्चा उठाती है, उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है, जैसे डेथ इंश्योरेंस होगी, लाइफ इंश्योरेंस होगी, इस तरह से मेडिकल इंश्योरेंस होगी, ईटीसी। तो लीव ट्रैवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसे भेज दिया जाता है, जाएं, आपको छुट्टी देते हैं और साथ 15 दिन का आपका टूर है, मरी वगैरह घूम आए उसका खर्चा देती है, खर्चा नहीं देती, पूरा टूर अरेंज करके पूरे का पूरा टूर पैकेज उसे दे देती है कि ये लें टिकट अपने हाथ में और चले जाएं। ठीक है, और वो जो ऊपर हमने पढ़ा है वो है वहां पे पैसे दे देती है, ये लें पैसे ले लें और घूम आए, वो डायरेक्ट कंपनसेशन होगी। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आपको पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि आपको पूरा पैकेज दिया जाता है कि ये ले पूरा पैकेज है, या ये आपकी टिकट है, ये आपकी गाड़ी, आपको गाड़ी पिक करेगी, ये जहाज की टिकट है, ये आपका होटल है, जाएं 15 दिन में घूम आए। ठीक है, तो इसी तरह हॉलीडे होम्स भी ये होता है वहां पे जाके, मतलब किसी रिक्रिएशनल जगह पे जाके घूमना, जैसे मरी वगैरह किसी पॉइंट पे स्पॉट पे। लेकिन हॉलीडे होम जैसे कुछ लोग जो है वो एक ही मुल्क में जो है वो दूसरे शहर में उनका घर होता है, या दूसरे मुल्क में होते हैं तो दूसरे मुल्क में उनका घर होता है, तो फिर कंपनी जो है वो उन्हें हॉलीडे होम्स दे देती है कि अपने घर जाएं, हम पूरा आपकी टिकट का, ट्रेवल का, पूरे आने जाने का हमने खर्चा पे कर दिया है, ये ले टिकट पकड़े और 15 दिन की छुट्टी आपकी ओर जाके हो आए घर से। कैश में नहीं देती, ये जहन में रखना है, लेकिन उन्हें तमाम वो जो प्रोग्राम उसका जो खर्चा है वो पे करके हाथ में डॉक्यूमेंट दे देती है। तो ये हॉलीडे होम्स हो गया, ये भी इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आता है। रिटायरमेंट के ऊपर कुछ आपको बेनिफिट दे दी जाते हैं, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आ जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन जब आपकी होती है, ये भी जो है वो बीमार हो जाते हैं, सिंपल सा है, नाम से जाहिर है कि कुछ भी आपको मसला हो जाता है सेहत के हवाले से, तो आपके इलाज का जो खर्चा है सारे का सारा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं आपको कैश में पैसे नहीं देती, ये जहन में रखना है, बल्कि पूरा खर्चा खुद ही हॉस्पिटल को पे कर देती है, खुद सारा अफोर्ड कर दी। जैसे बाहर किसी मुल्क में इलाज की जरूरत है, आपको वहां भेज देती है, खर्चा ऑर्गेनाइजेशन खुद उठाती है और पेमेंट भी खुद करती है, तो ये कहलाती है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। ओवर टाइम में, जब मैंने जैसे ऊपर भी आपको बताया कि जब ओवर टाइम आप लगाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको खाना वगैरह वहां पे दे दिया जाता है, तो या फिर जो है वो पिक कर लिया जाता है। अगर डायरेक्ट कंपनसेशन में ओवर टाइम होता, अगर वहां पे मैंने बोला हो, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऊपर जो डायरेक्ट कंपनसेशन में अगर ओवर टाइम है, पहले देख लेते हैं वहाँ पे है। नहीं, यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा, इधर ही पढ़ा है।
अगर डायरेक्ट कंपनसेशन में ओवर टाइम होता है तो फिर वो एडिशनली आप जो काम कर रहे हैं तो उसके आपको कैश में पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कंपनसेशन में ओवर टाइम पॉलिसी है तो इट्स मीन कि आप अगर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो फिर आपको जो है वहाँ पे खाना वगैरह या पिक एंड ड्रॉप मिल जाती है। जैसे अभी मैं एफबीआर की एग्जांपल दूं, जब हमारा ऑफिस रात 12 बजे तक होता है तो ये इनका रूल है या लॉ है, तो फिर हर दफा एफबीआर एम्प्लॉयज के लिए खाना पकता है सबके लिए। जब 12 बजे तक होता है ऑफिस तो फिर उनके लिए खाना पकता है, तो उन्हें खाना दिया जाता है। जैसे अभी 30 सितंबर है तो उसमें 30 अक्टूबर को रात 12 बजे तक ऑफिस होगा, रिटर्न की लास्ट डेट है, तो तब सबके लिए खाना बनेगा। तो ये यानी एफबीआर की पॉलिसी है ओवर टाइम की। तो ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन है कि खाने की मद में जो आपको दे दी जाती है। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट भी फीमेल एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरह ये सारी इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आ जाता है। लीव पॉलिसी, कि आपको छुट्टियां दे दी जाती हैं, और छुट्टियों में मतलब आपको चार्ज कोई नहीं किया जाता। तो ये सारी की सारी इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आ जाती हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, आप जो आपको कोई इश्यूज हैं तो फिर आपको के जो वर्किंग आवर्स हैं वो जो फिक्स होते हैं ऑलरेडी 9 to 5, तो उन्हें फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है कि ठीक है आप अपने हिसाब से काम सर अंजाम दे दें। हमें काम चाहिए। वर्किंग आवर्स की रिलैक्सेशन भी इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आ जाती है। इसे डिटेल में आप आगे पढ़ सकते हैं। तो ये थी डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। तो अब हम बढ़ते हैं पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट क्या होती है? पेरोल का सिंपल जो मतलब है वो है एम्प्लॉयज को सैलरी देना, यानी उन्हें सैलरी या वो अमाउंट जो उनकी बनती है, वो कंपनसेशन अमाउंट, वो उन्हें पे करना, उसे कहते हैं पेरोल। और ये हर महीने जो है वो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो मजदूर वगैरह होते हैं उन्हें डेली दी जाती है। तो पे रोल उन अमाउंट्स को पे कर देना जो एम्प्लॉयज की बनती हैं मंथली या जो भी उनका टाइम है, तो इसे हम कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट। अच्छा, पेरोल क्यों कहते हैं इसे? पे रोल, पे का मतलब है अदायगी करना, मतलब उनकी अदायगियों का जो रोल होता है, जैसे जो एक पेपर का रोल होता है, तो इस तरह एक रोल होता है जिसमें पुराने जमाने में ऐसा होता था। अब भी सम टाइम ये लफ्ज इसे जो है वो इस तरह होता है कि एक पूरे का पूरा रोल होता है। वैसे तो रजिस्टर्स होते हैं ना अकाउंट्स के, तो एक रोल होता है जिसके अंदर इस महीने यकम को जुनेद को कितनी अदायगी करनी है, असद को कितनी करनी है, अरसलान को कितनी करनी है, एक्स आयशा को कितनी करनी है, फरूक को कितनी करनी है। और उसमें फिर लिख देते हैं कि जी फरूक की इतनी अदायगी बनती है, असद की इतनी बनती है, उसने इतने घंटे काम किया, जुनेद की इतनी बनती है। तो वो रोल के अंदर जो है वो सारे सफ़े आपस में जुड़े होते हैं और वो रोल की सूरत में वो गोल होते हैं। तो वो रोल जो है वो उसमें हर सफ़े में या सफ़े के इस पोर्शन में हर बंदे का खाता होता है, अकाउंट हिसाब किताब होता है। और फिर वो रोल पूरा जब चलता है तो इट्स मीन के पूरे जो लोग हैं उन्हें अदायगी कर दी जाती है। तो हम भी जब एफबीआर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है हर महीने कि अकाउंट ऑफिस में पेरोल चलना है। तो जब पेरोल आता है हमारे पास, तो इसी तरह से जब अगर उसे प्रिंट करें, तो अब तो ये प्रिंटर आ गए हैं जिसका अलग पेजेस पेज है। पहले वो प्रिंटर होते थे जिनका वो डॉट मैट्रिक्स आई थिंक प्रिंटर उसे कहते थे, कि वो इकट्ठे पेजेस होते थे पीले से रंग के, बड़े बड़े सारे वो जुड़े होते थे आपस में, फिर उनका एक पूरा रोल बन जाता था। ठीक है। तो इस तरह से वो एक फाइनल शीट कह लें, एक फाइनल बड़ा सारा पेपर कह लें जो रोल होता है। उस पेपर के अंदर जो है वो पेजेस तो नहीं कह सकते, उस एक ही लंबा सारा पेपर होता है जो रोल हुआ होता है। उसके अंदर डिफरेंट हर हिस्से में सेगमेंट में हर बंदे का को पेमेंट कितनी करनी है उसका पूरा मेंशन होता है, और उस जितना मेंशन होता है उसे पेमेंट कर दी जाती है। तो इस चीज को पेमेंट को जो अदायगी करने को जो वो फाइनल जो डॉक्यूमेंट है उसे हम कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। यानी सादा जुबान में हमने सैलरी कितनी देनी है वो लिखी जाती है सारी, हिसाब किताब फाइनलाइज जो डॉक्यूमेंट होती है वो पेरोल होता है। और इसे पेरोल मैनेजमेंट भी कहते हैं क्योंकि उस फाइनल डॉक्यूमेंट से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है। कहने को तो एक सैलरी दे रहे हैं लेकिन बैक एंड पे बहुत काम होता है उस पेरोल को तैयार करने पे, कि वर्किंग आवर्स कितने हैं, किस बंदे ने कितना काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में कितने घंटे काम किया। अगर
सैलरी पर्सन है तो उसने कितने दिन काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी उसने छुट्टियां ली, कितने एक्सपेंसेस जो है वो उस एम्प्लॉय ने खर्च किए। ठीक है तो या कितने एक्सपेंसेस की डिडक्शन करनी है उसकी सैलरी से। और छुट्टी मजदूरों का और जो दूसरे पर्सन है उनकी छुट्टियों का सारे का सारा कितना हिसाब किताब, छुट्टियों की मद में कितनी रकम काटनी है, ईटीसी। तो ये सारी की सारी चीजें पहले जो है वो अकाउंट्स में जो है वो तय की जाती हैं कि हर बंदे का खाता बनाया जाता है, और उसके बाद फाइनलाइज जो है फिर पे रोल में यानी अदायगी की उस शीट में उसे भेजा जाता है उसकी तरफ। तो यहाँ पे वो कहते हैं पे रोल रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज सैलरीज वेजेस बोनसेस नेट पे एंड डिडक्शन। पे रोल का मतलब है, वो कंफ्यूज ना होइएगा, वो मैंने लफ्जी एक मीनिंग बताया कॉन्सेप्ट के लिए। तो अब ये पूरा पेरोल मैनेजमेंट है, मतलब कि यानी कि जो अदायगी की जाती है आम लफ्जों में, उस जो अदा करनी है रकम हमने एम्प्लॉय को, उसकी मैनेजमेंट का नाम है पेरोल मैनेजमेंट। ये रेफर करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज, सैलरीज का उनके हिसाब किताब रखना, वेजेस बोनस नेट पे कितनी डिडक्शन की, इन सब के हिसाब किताब रखने का नाम, चीज़ों को मैनेज करने का नाम है पेरोल मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें एम्प्लॉइज की आईडी होती है, नाम होता है, कब उन्होंने ज्वाइन की, अटेंडेंस रिकॉर्ड, मतलब ये इससे पहले हमारे पास महफूज होता है बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, ओवर टाइम कितना किया, बोनसेस उसे कितने मिले, कमीशन इंसेंटिव कितने हैं, बाकी उसके बेनिफिट्स कितने हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेट किए जाते हैं इस हिस्से में। और फिर फाइनली जो है वो उसे पेमेंट की जाती है। तो ये सब चीज़ें जितने भी ये टास्क हैं या काम हैं, वो आ जाते हैं पेरोल मैनेजमेंट में। देर आर सम डिडक्शन, कुछ डिडक्शन भी की जाती हैं हर महीने, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, टैक्सेस हो गए, लोन इंस्टॉलमेंट्स होगी, ये सारे भी सरंजाम दिए जाते हैं पेरोल मैनेजमेंट वाले हिस्से में। और पेरोल, जो मंथली पेरोल चलता है एम्प्लॉइज का, और एम्प्लॉय की उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एम्प्लॉइज की सैलरी में, जैसे एक तो बेसिक सैलरी होती है सबसे पहले, फिर हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये हर डिफरेंट हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे खास तौर पे टैक्स डिडक्शन होगी, कोई लोन ले रखा है उसने एडवांस में तो उसकी डिडक्शन हो जाती है, प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड जिसे कहते हैं, उसकी डिडक्शन होती है। तो इस तरह पेरोल में हम देखते हैं कि बेसिक सैलरी इस एम्प्लॉय की कितनी है, डिडक्शन इसकी कितनी बनती है इस महीने की, जीपी फंड कितना कटना है, लोन एडवांस की कितनी कटनी है, और उसके बाद अगर कोई उसे अलाउंस मिले हुए हैं तो उस अलाउंस की मद में इससे कितने पैसे मिलने हैं, महंगाई अलाउंस जिसे डेयरनेस अलाउंस कहते हैं वो कितना बनता है, इसका कन्वेंस अलाउंस कितना है, इन सब चीज़ों के हिसाब किताब का नाम, इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट का नाम है पेरोल मैनेजमेंट। ये इसके आगे डिटेल लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई आपको। वो अच्छा, एक एनुअल पेरोल होता है, एनुअल पेरोल कंसिस्ट ऑफ लीव, ट्रैवल अलाउंस, इंसेंटिव्स, एनुअल बोनसेस, मील वाउचर्स, रीइंबर्समेंट एंड मेडिकल रीइंबर्समेंट। अच्छा, एक तो एम्प्लॉय जो होता है उसकी महीने की मतलब सैलरी होती है, महीने का हर मंथली हिसाब किताब होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एक एनुअल पेरोल भी जो है वो मैनेज करती है, उसमें देखते हैं, उसमें वो हिसाब किताब रखते हैं कि इसने पूरे साल में कितनी छुट्टियां की हैं, कितने अलाउंसेस जो थे जो है वो इस एम्प्लॉय को मिले हैं पूरे साल में, यानी कितने बोनसेस मिले हैं, इंसेंटिव्स मिले हैं एनुअल, और कितनी दफ़ा जो है वो इसके बिल वगैरह जैसे मेडिकल के बिल दूसरे हो गए वो रीइंबर्स किए गए हैं, पूरे साल में कितनी दफ़ा ये ले चुका है ये फैसिलिटीज। तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ें उसके एनुअल पेरोल में ये देखी जाती हैं, मैनेज की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हॉलीडेज हो गए, तो वो साल में एक ही दफा हॉलीडेज लेगा ना, साल में एक ही दफा उसे जो है वो हॉलीडे होम का पैकेज मिलेगा। अब ये तो नहीं कि 6 6 महीने 3 3 महीने बाद वो हॉलीडेज लेता रहे। ठीक है, साल में रिक्रिएशन लीव है, जैसे एफबीआर में है कि 15 दिन की रिक्रिएशन आप लीव लें, मतलब कि रिफ्रेश हो जाएं फिर सेहत अफजा स्पॉट पे जाके, तो वो भी साल में एक ही दफा मिलेगी ना, अब पूरे साल तो नहीं, 2 3 दफा आप ले लें। तो इसलिए एनुअल पेरोल मैनेजमेंट की जाती है ताकि साल में उसने कितनी लीव्स वगैरह ली हैं, कितने उससे कुछ खास बेनिफिट्स मिले हैं, बोनसेस वगैरह, रिवार्ड्स, incentives, holiday homes, etc and many other many many things। तो ये इसका ग्राफ है, ये भी पेपर में आप लिख सकते हैं अगर आ जाता है कि क्या होता है, मील वाउचर्स आ जाते हैं इससे,
लीव ट्रैवल अलाउंसेस पूरे साल में कितने मिले, स्पेशल अलाउंसेस साल में कितने मिले, एनुअल बोनसेस उसे कितने दिए कंपनी ने इस साल, कोई इंसेंटिव्स उसे मिले हों साल बाद, पूरे साल में मेडिकल की रीइंबर्समेंट कितनी हुई, या इसके अलावा कोई भी दूसरी रीइंबर्समेंट जो उसने क्लेम की हो। एनुअल पेरोल में ये हिसाब किताब लगाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेंटिव मैनेजमेंट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था उस स्लाइड में, कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन वाली स्लाइड में, कि इंसेंटिव उस चीज को कहते हैं, आल्सो कॉल्ड पेमेंट बाय रिजल्ट्स, जिसमें जब अदायगी जुड़ी होती है अगर आप रिजल्ट परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब में, वो इंसेंटिव उसमें हमने देखा था कि ये वेजेस और सैलरीज के एडिशनल होते हैं, यानी वेज और सैलरी तो आपकी फिक्स हो सकती है, लेकिन इंसेंटिव जो है वो टारगेट बेस, परफॉर्मेंस बेस, रिजल्ट बेस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। यहाँ पे वो कहते हैं कि इंसेंटिव मे बी डिफाइंड एज एनी रिवार्ड और बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय ओवर एंड अबव हिज वेज और सैलरी with a view to motivate him to excel। excel का मतलब होता है excellent in his work। तो वो कहते हैं इंसेंटिव रिवार्ड जो है वो, इंसेंटिव कोई भी रिवार्ड या कोई भी बेनिफिट हो सकता है जो उसकी सैलरी और वेज के अलावा होता है। ये इसलिए होता है कि उस वो जो है एक्सेल कर सके अपने उस काम में, उस काम को इफेक्टिवली जो है परफॉर्म कर सके। एक्सेल कहते हैं एक्सीलेंट को, ये वर्ड भी पेपर में यूज कर सकते हैं आप। तो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से वो सर अंजाम दे, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक जो सेल वाला बंदा है, उसे अगर कहा जाता है कि अगर 100 से ज़्यादा आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो जैसे दराज डॉट पी के है, तो उसमें जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, आप उसे कहते हैं कि सेल्स एजेंट है, कि आप अगर 100 से ज़्यादा आइटम दिन में सेल कर देंगे तो आपको जो है एडिशनली 1,000 रुपया बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली चीजें होगी तो वो बेनिफिट कहलाएगा इंसेंटिव, क्योंकि ये उसकी सैलरी के अलावा है, ये रिजल्ट बेस या टारगेट बेस है। तो इंसेंटिव जो है वो आजकल बहुत अहम हिस्सा है हर ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉइज से अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छी आउटपुट जो है वो लेने का। तो इंसेंटिव्स का जो हिसाब किताब होता है, जो इंसेंटिव किसे मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए, इंसेंटिव भी जो है वो पेरोल के जरिए दिए जाते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है इंसेंटिव्स। पेरोल और इंसेंटिव से आल ये सब चीजें कंपनसेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है। और जब पेरोल का पेरोल मैनेजमेंट की जाती है तो उसमें इंसेंटिव कितने हैं हर एम्प्लॉय के, उसमें वो भी लिखा जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ सेपरेटली बात करेंगे इंसेंटिव मैनेजमेंट क्या होती है। इंसेंटिव मैनेजमेंट मींस कि किस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए एम्प्लॉयज को, इंसेंटिव की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टारगेट टारगेट जो है अगर उन्हें अचीव बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करता है तो उस एम्प्लॉयज को उस मद में कितनी अमाउंट देनी चाहिए, उनकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। तो इस तरह उन्हें जो है वो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हो सकती हैं, इंसेंटिव पॉलिसी बनाई जा सकती है, इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है पूरा, इंसेंटिव रिवार्ड्स, पेमेंट्स, बेनिफिट, बोनसेस, इस तरह इन सब चीज़ों का एक पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। इस चीज़ को हम कहेंगे इंसेंटिव जो है वो मैनेजमेंट, या इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इंसेंटिव जो है आजकल के दौर में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है इंटीग्रल अहम हिस्सा बन चुके हैं, और it is a challenge for organization to formulate strategies to maintain the internal equity and external equity and provide the most competitive compensation package to attract and retain the talented workforce। जो अच्छे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत कम्पिटिटिव चैलेंज बन गया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को देख के अच्छे लोगों की कदर करें, उनके लिए एक बेहतरीन जो है वो इंसेंटिव जो है वो प्लान या पॉलिसी जो है वो बनाए, फार्मूलेट करें, ताकि जो बेहतरीन टैलेंट है उसे रिटेन किया जा सके, वो कहीं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना चला जाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म इन जो ये जहाँ ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं उस निज़ाम का नाम है इंसेंटिव मैनेजमेंट, या प्रोसेस इसे कह सकते हैं। फॉर द पर्पज इफेक्टिव इंसेंटिव प्रोग्राम्स आर अंडरटेकन, employees are involved in the process so as to deliver unbiased packages to all employees। अच्छा, इंसेंटिव किसी मनपसंद लोगों को नहीं कि आपका जिसे दिल चाहा उसे इंसेंटिव दे दिया, बल्कि इंसेंटिव का एक मसावात में मबनी पूरा का पूरा
मैकेनिज्म होता है जो एफिशिएंसी बेस होता है कि जो ज्यादा एफिशिएंट है उसे इंसेंटिव की मद में जो है वो ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो इन एफिशिएंट है, नॉन एफिशिएंट है, उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे मिलेंगे एडिशनली, उसे सिर्फ सैलरी मिलेगी। तो वो कहते हैं इंसेंटिव का जो निज़ाम है वो एक इक्विटी पे, मसावात पे बेस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि मनपसंदी पे बेस होना चाहिए। तो द कंपनसेशन स्ट्रेटजीज शुड बी इफेक्टिव, मतलब अच्छी कंपनसेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ऑल एम्प्लॉय शुड बी अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम उसे पूरा करेंगे तो फिर जो है वो हमें बदले में ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव या एडिशनल बेनिफिट भी दे सकती है। वो गोल और बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, वो सेल भी हो सकता है कि इतनी चीजें सेल करनी है, इतनी आइटम सेल करनी है, ये चीजें आपने करनी है। वो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट हो सकते हैं, सेल से मुतालिक भी हो सकता है, सर्विसेज से मुतालिक भी हो सकता है। जैसे बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं, कि उन्हें कहा, अगर उन्हें कहा जाता है इतनी ज्यादा अकाउंट्स आप ओपन करें, इतने ज्यादा टारगेट्स आप पूरे करें, तो फिर आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है इंसेंटिव्स के? अच्छा, जो सैलरी होती है ना, अगर हम सैलरी बहुत ज्यादा हाई कर दें, बहुत इंक्रीज कर दें, तो उसमें ये होता है कि हो सकता है एम्प्लॉय काम परफॉर्म करे बेहतर या ना करे। लेकिन अगर सैलरी एक एवरेज हो और हम इंसेंटिव जो है वो हाई कर दें, या इंसेंटिव की शक्ल में चीजें उनके बेनिफिट्स ले आए, तो फिर जो है वो एम्प्लॉयज बहुत अट्रैक्ट होंगे और वो परफॉर्मेंस जो है वो ना चाहते हुए भी आपको देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सैलरी तो हमारी फिक्स है, अगर हम ज्यादा बेहतर काम करेंगे तो फिर हमें इंसेंटिव भी मिलेगा एडिशनली, अगर हम ज्यादा आउटपुट अब नहीं देंगे। तो इस तरह जो इंसेंटिव की कॉस्ट है ये एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। यानी ये सिर्फ उस बंदे को ही मिलने वाली है जो काम परफॉर्म करेगा, जो काम परफॉर्म नहीं करेगा उससे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो अगर सैलरी हम कर देते तो फिर तो हमें फिक्स सैलरी की मद में हर बंदे को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ अच्छे काम वाले बंदों को हम पैसे देंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स नहीं है। एक तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि प्रोमोट टीम वर्क, कि आप बेहतरीन तरीके से अपने ऑफिस में काम करते हैं टीम के साथ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और कंपनी फिर जो है वो इंसेंटिव, जो अपना जो मुनाफा कमाती है उसमें से कंपनी आपको जो इंसेंटिव की शक्ल में जो है वो प्रॉफिट भी शेयर करती है। मतलब जब कंपनी, अगर एक महीना कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग वाला बंदा है, उसने 100 से ज्यादा प्रोडक्ट, 100 से ऊपर प्रोडक्ट एक दिन में अगर सेल की, तो कंपनी उसे 500 रुपया जो है वो, या 1000 रुपया जो है वो उसे एडिशनली दे रही है इंसेंटिव के तौर पे। तो यानी अपने प्रॉफिट में से कंपनी कुछ हिस्सा उस एम्प्लॉय को भी शेयर कर रही है, क्योंकि उसने अच्छा काम परफॉर्म किया है। ये इंसेंटिव के बेनिफिट्स हैं। और साथ जो है वो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है उसकी काम में, वो बढ़ जाती है। पहले वो थोड़ा काम परफॉर्म करता है, तो अब वो ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं इंसेंटिव्स के। और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा होते हैं इंसेंटिव प्लान्स, इंसेंटिव मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है उनकी, इसलिए वहाँ की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता खास, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं होती। बेनिफिट्स आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दी हैं। और आगे है बोनस क्या होता है या रिवार्ड्स क्या होते हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा इंटरनेट पे जाके, बोनस किसे कहते हैं, रिवार्ड किसे कहते हैं। ये सारे के सारे हिस्सा हैं पेरोल का या कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम का। अच्छा, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जब हम कंपनसेशन मैनेजमेंट में ना, हमें कुछ फोर्सेस जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ऐसे फैक्टर्स जो हमें, हमारे पे असर डाल सकते हैं। हम हमारे कंपनसेशन जो प्लान हम या मैनेजमेंट उसकी कर रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, हम दबाव का शिकार हो सकते हैं। खास तौर पे जो पहला एक्सटर्नल जो हम पे प्रेशर हो सकता है वो इकोनॉमी का। फॉर एग्जांपल महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम सैलरीज 2019 में दे रहे थे एम्प्लॉयज को 20,000, अब इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, एम्प्लॉयज का 20,000 में गुजारा ही नहीं होता, वो भाग जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के। तो हमें ये सैलरी मिनिमम जो है वो 30, 35 या 40,000 तो करनी पड़ेगी इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से। या फिर दूसरा इशू हो सकता है कि लेबर मार्केट के मजदूरी बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में, मजदूर बहुत कम अवेलेबल हैं, तो हमें मजदूर हर सूरत में चाहिए। तो मजदूर हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो मार्केट में,
उनकी रेट बढ़ गया है तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भाग रहे हैं। तो फिर हमें लेबर मार्केट के इफेक्ट की वजह से अपनी मजदूरों की वेज बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है वो अपना प्रोडक्शन प्लांट तो चला सकें, वरना तो हमारा काम ही रुक जाएगा। तो इस तरह सम टाइम जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो हमें प्रेशराइज कर देती है कि आपने मिनिमम इतनी सैलरी तो देनी ही देनी है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मजदूर को 10,000 रुपये जो है वो तनख्वाह दे रहे हैं महीने की, तो हुकूमत कहती है कि जो मिनिमम वेज है वो 25,000 होनी चाहिए, इससे नीचे जुल्म कर रहे हैं या 20,000 होनी चाहिए। तो फिर हमें प्रेशर में जो है वो कंपनसेशन पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं या चैलेंजेस हैं जो हमारी कंपनसेशन मैनेजमेंट पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में हम आ जाते हैं यूनियन पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूनियन हड़तालें कर देती है, काम नहीं करती, वो कहते हैं हमने काम ही नहीं करना। जैसे डॉक्टर्स की यूनियन ने बंद कर दिए थे हॉस्पिटल, इस तरह बाकी यूनियंस भी हड़ताल कर देती हैं कि हमने काम ही नहीं करना। जैसे ट्रेन के ड्राइवरों की यूनियन थी, उन्होंने ट्रेनें रोक दी सारी, पीआईए की यूनियन ने जहाज रोक दिए। तो मजबूरन फिर जो है उस इदारे को यूनियन के प्रेशर में जो है वो सैलरीज बढ़ानी पड़ती हैं, वेजेस बढ़ानी पड़ती हैं। तो ये जब हम कंपनसेशन मैनेजमेंट का पूरा प्लान करते हैं तो उसमें ये जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हर साल ये यूनियंस जो होती हैं या हुकूमती इदारों में जो होती हैं, ये भी हुकूमत पे दबाव डालती हैं, प्राइवेट इदारों में भी, कि आप जो है वो सैलरीज हमारी इंक्रीज करें, कंपनसेशन हमारी इंक्रीज करें, हम इतना काम करते हैं तो हमारी कंपनसेशन बढ़ाएं। तो आज तो फिर वापस आ जाते हैं हम आज के लेक्चर के कंक्लूजन में, कि कंक्लूजन क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि एचआरएम जो है उसके 4 पिलर्स हैं। जो दूसरा उसका पिलर है या सिस्टम है, जो निज़ाम है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, वो कंपनसेशन मैनेजमेंट है, जो हमने सारा देखा। यानी म- जो इम्प्लाइज वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें मुआवजा देने का जो निज़ाम है वो कंपनसेशन मैनेजमेंट कहलाता है। और कंक्लूड हम इस तरह इसे कर सकते हैं कि compensation management is a system to establishing, formulating, implementing good compensation policies and practices in any organization। compensation मैनेजमेंट एक पूरे का पूरा निज़ाम है जिसमें हम एस्टेब्लिश करते हैं, अच्छी पॉलिसीज जो है वो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, फार्मुलेट करते हैं, मेक करते हैं, और फार्मुलेट करने के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी कंपनसेशन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एक पूरा का पूरा मुआवजा देने का तरीका कार, एक निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल सके और एम्प्लॉयज भी उससे खुश हों। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या जनरल कह लें, ये चीज़ें तो आपके जहन में मस्ट होनी चाहिए। ये आपके जहन में मस्ट होनी चाहिए। और हमने अब सारी चीज़ें पढ़ ली कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जो चीज़ें हमने ऊपर अंडरस्टैंड की, तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि वो कहते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, या कैसा होना चाहिए, या किस तरह का आप प्रपोज करते हैं। तो आप फिर उसके जवाब में लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, डाउन दी लाइन से लेकर जो हायर रैंक सारे एम्प्लॉयज जितने भी हैं, एक प्रॉपर पे स्ट्रक्चर इम्पोज हो ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर आप पे स्ट्रक्चर नीचे लिख सकते हैं कि वो इक्विटी पे बेस हो, जस्टिस पे बेस हो, जो ज़्यादा फेयरनेस पे बेस हो, और इस तरह से। और आप ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इंसेंटिव प्लान्स होने चाहिए, बोनस और रिवार्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, बेनिफिट प्लान्स होने चाहिए। ये आप प्रपोज कर सकते हैं। लीव पॉलिसी, हेल्थ एंड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करे, उन्हें जो है वो ये बेनिफिट प्रिविलेजेस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस तरह से ये सारी बेनिफिट जो है वो लिख सकते हैं। तो और फेयर एंड मार्केट मार्केट कम्पिटिटिव सैलरीज होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी जो है वो सैलरीज होनी चाहिए जो मार्केट में जो दूसरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, तो उससे बेहतरीन सैलरी आप अपने एम्प्लॉइज को दें ताकि बेहतरीन तरीके से वो काम करें। तो ये आप प्रपोज कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि अच्छा कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हुकूमती तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करेगा, और उन्हें कंपनी में भी लागू भी करेगा। और साथ जो पूरा पेरोल का निज़ाम है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, अच्छा जो है वो उसका रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर जो है वो पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो आजकल के दौर में हो रहा है।
और अच्छी और एफिशिएंसी के साथ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कंपनसेशन मैनेजमेंट को रन करने के लिए पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। इसकी आप डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें इम्प्लाइज की जैसे ज्वाइनिंग डेट है उसका हिसाब किताब हो, उसकी छुट्टियां कितनी हो उसका ऑटोमेटिक हिसाब किताब हो, उसकी छुट्टियां रहती कितनी हैं, उसे बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, बेसिक पे उसकी फीड हो ऑलरेडी वो कितनी है। तो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जो पूरा पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वर्क करता है, हर महीने फिर ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में सैलरीज क्रेडिट हो जाती हैं, छुट्टियों का हिसाब किताब लिखा आता है। जैसे आप भी इंस्पेक्टर कल को बनते हैं तो आपकी सैलरी में भी आपकी छुट्टियाँ, आपका पूरा जो है वो कब से आपने ज्वाइन किया, कब जो है वो आप आपकी जो है वो डेजिग्नेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके इंसेंटिव्स रिवार्ड्स बाकी चीज़ें सारी की सारी उसके अंदर मेंशन होती हैं जब आपको मंथली सैलरी स्लिप मिलती है। तो ये मैनुअल नहीं होता आजकल के दौर में, बल्कि पेरोल सॉफ्टवेयर के जरिए हो सकता है। इसकी भी रिकमेंडेशन प्रपोज कर सकते हैं आप पेपर में। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेस होना चाहिए इक्विटी और जस्टिस पे, मसावात पे मबनी होना चाहिए। और ये जो ऊपर वाले हमने 4 पॉइंट्स बनाए थे, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स, उनको भी आप इन सब चीज़ों में इंक्लूड कर सकते हैं, या क्वेश्चन की नौयत को देखते हुए सेपरेटली भी लिख सकते हैं। मतलब ये काफ़ी, ये पॉइंट जो है वो ये आपके जहन में होने चाहिए आगे, या इन पॉइंट से लिंक करके सब चीज़ें टुकड़ों में, या ऊपर जो मकासद, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स हैं उनके कम्बिनेशन या सेपरेटली उनके साथ मिला के पार्ट्स में आप कोई भी आंसर जो अगर कंपनसेशन पे आता है तो आपको देना चाहिए। और लास्ट में जो है, लास्ट में मैं इस पे बात कर रहा था कि कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है ना, जो कंपनसेशन का या मुआवजा देने का निज़ाम है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंसाफ पे और मसावत पे मबनी होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे सरकारी इदारों में कि कुछ वेले लोग होते हैं और कुछ बहुत काम करते हैं लेकिन मुआवजा बराबर है। इसलिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी डीमोटिवेट होते हैं कि मैं, मेरे तो काम की कदर नहीं है, और जो काम बिल्कुल नहीं कर रहा वो भी उतने ही पैसे ले रहा है। कोई यानी इट्स मीन फॉल्ट किस में है? फॉल्ट कंपनसेशन मैनेजमेंट में है, कंपनसेशन मुआवजा देने के निज़ाम में है। अगर इस बेस पे हो कि मुआवजा देने का निज़ाम एफिशिएंसी की बेस पे हो, मतलब कि जो जितना ज़्यादा एफिशिएंटली अपने काम को पूरा करेगा, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो उसे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। तो फिर सारे लोग चाहे अगर परफॉर्मेंस बेस, एफिशिएंसी बेस कर दिया जाए तो सारे लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये तभी हो सकता है जब कंपनसेशन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो जो फेयर हो, मसावात पे और इंसाफ पे मबनी हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी, और जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं वो भी डीमोटिवेट होंगे और छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे। अब ये इक्विटी की मैंने बात की, तो इक्विटी क्या होती है इसका मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही इस लेक्चर का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद सेशन हम एंड करते हैं। ये है एग्जाम्पल इक्विलिटी की, और ये है इक्विटी की। इक्वलिटी मीन्स के सारे जैसे काम कर रहे हैं, सबको बराबर के ही पैसे मिलेंगे, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है। लेकिन ये है इक्विटी, ये मसावात, पिक्चर से ही जाहिर है। तो यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनसेशन का निज़ाम है, मुआवजा देने का तरीकाकार मसावात पे मबनी होना चाहिए, इंसाफ पे मबनी होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक को, जो टॉपिक जितनी वर्थ का है हम उसे उतनी ही वेटेज दे के पढ़ेंगे, तो मेरे जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये इतनी ही वर्थ का है। लेकिन फिर मैंने आपको थोड़े से चीज़ें भी बता दी हैं, ये जहन में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद अपने लिए पढ़ना चाहते हैं या इन्हेंस करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो फिर मैं यहाँ पे रिसोर्सेज दे रहा हूँ। तो ये बुक है एफपीएससी वाली, ये इसके चैप्टर्स हैं, ये पेजेस के साथ, तो आप इन्हें रिव्यू कर सकते हैं, तो अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। और साथ जो है वो दूसरी जो बुक है उसमें ये वाले चैप्टर्स हैं, ये वाला चैप्टर है वेजेस और सैलरी के ऊपर, इससे आप पढ़ सकते हैं। और एडिशनली तौर पे अगर आप मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं अपना नॉलेज, तो इस वीडियो को भी आप जो है वो देख सकते हैं, ये भी इस लेक्चर के साथ ही नीचे मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो बाकी जो लोग जो एडिशनल स्टडी करना चाहते हैं वो इन रिसोर्सेज को जो है वो व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो एंड करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे बेस्ट, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।